संगत की बात हो रही थी, क्योंकि संगत की बात हो रही थी। और संगत में बहुत सारी चीजें आती है। संगत में आती है बातें, अच्छे लोगों की संगत। संगत में बातें आती हैं किताबों के साथ संगत। और इसी संगत का एक रूप है मीटिंग और सेमिनार। तो मैं भी थोड़ी सी बातचीत उस पर करूंगा आपसे। मीटिंग और सेमिनार के महत्व को बताया और किस तरह से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं वो भी। कोयला देखा है आपने कभी? कोयले की भट्टी, अब ना गैस का जमाना हो गया, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कोयले पर खाना बनते हुए देख चुके होंगे निश्चित रूप से। नहीं तो आपके यहाँ या तो बन चुका होगा या आपने कोयले पर खाना बनते हुए, चाय बनते हुए निश्चित रूप से देखा होगा। आप थोड़ा सा अनुभव कीजिए कि एक जो लाल कोयला, एकदम से कोयला जो जल रहा हो, उसको आप चिमटे से उठा करके अलग कर दीजिए। धीरे धीरे वो कोयला ठंडा हो जाएगा, उसकी जो तपिश है, उसकी जो गर्मी है, वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ आप एक काम कीजिए, एक गीले कोयले को, जो पानी से एकदम भींगा हुआ कोयला हो, बल्कि पानी में डुबो करके उस कोयले को आप उस भट्टी में अगर डाल देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से जल करके वो लाल हो जाएगा। तात्पर्य कहने का क्या है? तात्पर्य ये है कि जब संगत में एक गीला कोयला भी गर्म हो जा सकता है, जल सकता है, अपनी तपिश दिखा सकता है, तो वही चीज मीटिंग और सेमिनारों में लागू होती है। एक ठंडा व्यक्ति, बुझा बुझा व्यक्ति भी जब इस संगत में आता है, मीटिंग सेमिनार में आता है, तो वो उत्साहित हो जाता है, उसके अंदर जोश का प्रवाह शुरू हो जाता है। वो सपने अगर उसके नहीं है तो वो बनना शुरू हो जाता है। सपने अगर उसने छोटे बनाए हैं तो वो उन बड़े सपनों की तरफ अपने आप को ले जाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये भाई साहब संगत का प्रभाव है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग और सेमिनार। और इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाना चाहूंगा। और वो कहानी कुछ इस तरह की है। एक व्यक्ति था, वो अपने काम के सिलसिले में जिस रास्ते से जाता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ती थी। वो साइकिल से अपनी साइकिल लेता था और उस रास्ते से होते हुए अपने काम की तरफ जाता था। तो मंदिर के सामने खड़े होकर के साइकिल को खड़ा करता था वो, और वहीं से वो प्रणाम कर लेता था मंदिर के अंदर बैठे हुए भगवान को। तो एक दिन पुजारी ने कहा कि भाई, तुम बाहर से खड़े होकर के प्रणाम करते हो, थोड़ा स्टैंड पर साइकिल को खड़ा करके अंदर आ जाया करो, थोड़ा प्रसाद ले लो। उस आदमी ने कहा कि देखिए साहब, पंडित जी, ऐसा है कि भगवान तो सब जगह विराजमान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान मंदिर के अंदर ही मिलते हैं। मैं यहाँ से ही पूजा कर ले रहा हूँ, बस मेरी पूजा भगवान स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि आप लोगों ने बताया हुआ है और मैं भी जानता हूँ कि भगवान सब जगह है। बेचारे पंडित जी चुप हो गए। अब ये व्यक्ति डेली इस काम को करता था। पंडित जी को बड़ा बुरा लगता था कि यार, ये व्यक्ति जब 1-2 मिनट रुक करके प्रणाम करता ही है तो साइकिल को अपने स्टैंड पर खड़ा करके ये अंदर क्यों नहीं आता? 2-3 बार समय समय पर पंडित जी ने उनको कहा कि भाई, अंदर आके पूजा कर लो, भीड़ भाड़ भी नहीं है, तुम्हारा समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तुम आओ, अपना पूजा करके चले जाओ, कुछ आचमन, कुछ प्रसाद भी लेके चले जाओगे। लेकिन वो व्यक्ति हर बार यही जवाब देता था कि भगवान तो सब जगह है। एक दिन का वाकया ये था कि वो व्यक्ति, गर्मी का दिन था, वो व्यक्ति उसी मंदिर के नजदीक आया, प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके आगे साइकिल बढ़ा लिया। बहुत तेज गर्मी थी। गर्मी के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि 8-9 बजे भी इतनी तेज गर्मी हो जाती है, इतनी तेज धूप निकलती है कि आदमी पसीने पसीने हो जाता है। वो व्यक्ति थोड़ी देर आगे गया और आगे जाने के बाद उसके साइकिल की हवा निकल गई। तो चूंकि गर्मी बहुत तेज थी, तो वो व्यक्ति सोचा कि अब दूर दूर तक कोई साइकिल में हवा भरवाने वाला है नहीं, तो वो एक पेड़ के नीचे छाए में बैठ गया।
थोड़ी देर के बाद पंडित जी मंदिर वगैरह बंद करके वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे वो, क्योंकि अक्सर दोपहर में मंदिरें बंद हो जाया करती हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को। तो मंदिर में और वो कोई रास्ते का मंदिर था, तो कोई ऐसा भी नहीं था कि दिन भर वहां पर भीड़ लगी रहती हो। तो देखा उन्होंने कि भाई अब कोई आएगा नहीं, आस्थावान व्यक्ति, तो वो मंदिर में ताला लगा करके निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति जो डेली साइकिल पर से ही प्रणाम करता था, वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा है। तो पंडित जी उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, आज तुम यहाँ पड़े हुए हो? बोला क्या कहें पंडित जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे साइकिल की हवा निकल गई। तो कहा तो क्या दिक्कत है, हवा निकल जाने दो, तुम अपने काम पर जाओ। मैंने कहा क्या बात करते हैं पंडित जी, आप एकदम मूर्खे रह गए क्या? अरे हवा निकल गई तो मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने कहा कि हवा निकल गई तो कौन सी समस्या है, हवा तो सब जगह विद्यमान है, भर लो हवा। मैसेज कितना गहरा है, इस मैसेज को आप समझिए कि मंदिर में जाने के बाद जो एक ऊर्जा, जो एक ऑरा मिलता है, जो एक संप्रेषण, जो एक अनुभूति मिलती है, वो आप अलग थलग रह करके उस चीज को अनुभव नहीं कर सकते। आपको उस संगत में, उस माहौल में जाना पड़ेगा। आप देखिए, नमाज भी लोग पढ़ते हैं तो वो ग्रुप में पढ़ते हैं, ठीक है। कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप यात्रा में हैं और आप पंचवक्ता नमाजी अगर हैं, पांचों वक्त अगर नमाज पढ़ते हैं, तो कई बार मैंने देखा है लोग ट्रेन में भी पढ़ते हैं, लोग अलग थलग कहीं बस स्टैंड में है, थोड़ी बस में विलंब है, तो वो वहां पर भी अपनी चटाई बिछा करके नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन अमूमन अगर आप देखिएगा तो लोग ग्रुप में ही नमाज भी पढ़ते हैं, लोग मंदिरों में ग्रुप में ही जाते हैं। इसके पीछे का साइंस को आप समझिए, और अगर आपने इसके पीछे के साइंस को समझ लिया तो मीटिंग में जाना आप जीवन में कभी नहीं भूलें। एक तो दिमाग में हर समय कोयले वाली बात याद रखिए कि आप संगत में रहेंगे तभी आपके अंदर वो तपिश, आपके अंदर वो ऊर्जा, आपके अंदर वो महत्वाकांक्षा जगेगी। दूसरी चीज कि हर चीज, कई बार लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो जानता ही हूँ, आरसीएम में क्या वही बातें, टूटी फूटी बातें होंगी, क्या बताएंगे आरसीएम में? 100% प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को प्लान दिखाओ, यही तो सब बातें होती हैं। दो चार कुछ कहानियां होती हैं, ताली बजाओ और इसके लिए मगजमारी करो, 100 रुपया दो, बिना मतलब का टाइम खराब, पैसा खराब, छोड़ो झंझट यार, इतना तो मैं जानता ही हूँ। तो वो उस व्यक्ति वाली हालत है साहब कि सब मैं जानता हूं तो क्यों मैं जाऊं माहौल में। तो जब आप माहौल में नहीं रहेंगे भाई साहब, तो आपकी होने वाली है कहानी खराब। आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंगों में जाना, क्योंकि जितनी देर आप मीटिंग में रहते हैं उतनी देर तक कम से कम आप निगेटिव माहौल से दूर रहते हैं। और एक किताब में मैंने जो बात पढ़ी है कि अच्छा काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे गलत काम कर रहे हैं उसको रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट यूज में भी यही बात कही जाती है कि आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट से परहेज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बाहर के प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपका प्रोडक्ट यूज करना है। तो मीटिंगों में, सेमिनारों में बिल्कुल आप शिरकत कीजिए, बिल्कुल आप जाइए, और अकेले मत जाइए, कुछ लोगों के साथ जाइए। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आपको जब स्टेज पर लोग देखते हैं, आपके लिए जब ताली बजाते हैं, तो डाउनलाइन को एक अच्छा मैसेज जाता है कि हमारे अपलाइन इस लेवल पर हैं। आप बाहर में भी ये सारी चीजें कहते हैं, सुनते हैं, प्लान दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद जो वहां का माहौल है, जो वहां का ऊर्जा का संप्रेषण होता है एक दूसरे के साथ, वो चीज आप अकेले मैन टू मैन बैठ के नहीं दे सकते। चाहे कैसे भी लीडर हो, सब लोग पॉजिटिव बात करेंगे, सब लोग एक दूसरे को उत्साहित करने वाले लोग होते हैं। तो उस माहौल में बिल्कुल जाइए, और इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी सी अपनी ट्यूनिंग को देखिए। लोगों की कीमत, लोग सफल क्यों नहीं होते इस बिजनेस में? आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। सफलता और असफलता का जो पैमाना है ना इस बिजनेस में, वो है कि कौन व्यक्ति कितनी मुश्किल से एक मीटिंग और एक सेमिनार को अटेंड करता है। बहुत सारी दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ आ सकते हैं,
आते भी हैं, आएंगे भी, अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आएंगे भी। मैं इसका भी आपको उसको क्या कहें, पूर्वाभास करवाने का प्रयास कर रहा हूं। चैलेंजेज हैं, और बिना घर्षण के ना साहब, बिना फ्रिक्शन के आप आगे नहीं बढ़ सकते। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अभाव जो है ना, बहुत बुरी चीज है। किसी भी चीज का अभाव, चाहे वो अभाव पैसे का हो, चाहे वो अभाव मान सम्मान का हो, चाहे वो अभाव प्रतिष्ठा का हो, कोई भी अभाव बहुत बुरी है। लेकिन ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि उसी अभाव की वजह से हम सब लोग काम करते हैं। तो संघर्ष भी जरूरी है। जिन जिन लोगों ने जितनी जितनी मेहनत करके, जिन जिन संघर्षों को पार करके बड़ी बड़ी मीटिंगों को अटेंड करने के लिए अपना समय लगाया, अपना पैसा लगाया, वो सारे के सारे लोग आज कामयाब हैं इस बिजनेस में। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसे लग जाएंगे आपके, तो आप इसको खर्च मत समझिए, ये एक निवेश है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। खर्च और निवेश के अंतर को जब तक आप नहीं समझेंगे, बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए खर्च और निवेश के अंतर को आपको समझना पड़ेगा। 2-3 दिन से मैं बिजनेस स्कूल की बात आपसे कर रहा हूं, उसमें हमने चर्चाएं की कि एक होता है निवेश और एक होता है खर्च। ई और एस क्वाड्रेंट का जो व्यक्ति है ना, जब भी उसके पैसे खर्च होते हैं, कहीं भी खर्च होते हैं, इवन वो व्यक्ति इतना नासमझ होता है, खास करके मनी मैनेजमेंट को लेकर के, कि वो खर्च और निवेश के अंतर को ही नहीं समझ पाता। वो अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उसको वो खर्च ही दिखता है, उसको वो इन्वेस्टमेंट समझता ही नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, ये दोनों के अंतर को समझिए। हम इस बिजनेस में आने के बाद क्या करते हैं, हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम टाइम बर्बाद नहीं करते यहाँ, हम टाइम को खर्च नहीं करते यहाँ, हम इन्वेस्ट करते हैं। और जब भी किसी भी चीज को, चाहे आप पैसे के मामले में लीजिए या समय के मामले में लीजिए, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो इन्वेस्टमेंट के ऑलवेज रिटर्न मिलते हैं आपको। लोग बोलते हैं ना कि इस बिजनेस में आएगा तो बहुत ढेर सारा समय मिलेगा। क्यों ढेर सारा समय मिलेगा, क्यों मिल जाएगा साहब समय? समय सबके लिए 24 घंटे है, फिर ढेर सारा समय हमको क्यों मिल जाएगा? इसलिए कि हम यहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, हम इस बिजनेस को सीखते हैं, सीखने में समय लगाते हैं, हम इस मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करने में समय लगाते हैं, हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो उसमें समय लगाते हैं। ये सारा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये हमारा खर्च नहीं है। किसी व्यक्ति को किताब खरीदना एक खर्च लग सकता है, लेकिन आप उस किताब को जब खरीदते हैं, जब आप पैसा देते हैं, देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, किसी भी आप सूद पर ही पैसा लगाते हैं, तो आप वहां पर खर्च नहीं करते, आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको उसका रिटर्न चाहिए होता है। इस बिजनेस के भी बारीकी को आप समझिए। हम लोग बिजनेस ओनर हैं, आईबीओ कहलाते हैं। आईबीओ का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और बिजनेस ओनर होने के नाते हमें एक बिजनेसमैन की तरह समझना पड़ेगा चीजों को। हम एक मीटिंग में जाते हैं, 100-200 रुपए का टिकट लगता है, उसको हम खर्च समझ करके यार चलो यार खर्चा हो जाए, बचा लीजिए 100 रुपया। जो लोग मीटिंग में नहीं आए, 100 रुपए तो बच गए, मैं अगले महीने में करोड़पति डिक्लेयर कर दूं उनको, हो गए करोड़पति जी आप तो 100 रुपया बचा लिए। 100-200 रुपया लोग बचाते हैं, समय बचाते हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों के दिमाग में। हम लोग लंबी लंबी दूरी की यात्रा करके मीटिंग सेमिनारों के लिए, अच्छे अच्छे लीडरों को सुनने के लिए, बड़े बड़े लीडरों को सुनने के लिए, उनके अनुभव लेने के लिए। और आपको क्या लगता है कि सुदीप जी जब इस बिजनेस की शुरुआत किए, 2-4-5 मिनट मीटिंग के बाद तो उनको समझ में आ गया होगा? तो बेवकूफ है वो। आज भी सुरेंद्र सर की मीटिंग में जाते हैं, आज भी मुकेश कोठारी जी की मीटिंग में जाते हैं, सब सारे लोग बेवकूफ है साहब। हम लोग बहुत अकलमंद हैं। तो अकलमंद है तो पैसा कमा के दिखाइए ना, करोड़पति बन जाइए। तो जी सर, सेकेंड फेज जब स्टार्ट हुआ, तो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो तर्कों से नहीं, भावनाओं से समझने की जरूरत होती है। तो भावनाओं से समझिए। अपने आप को मैं भी बहुत समझता था, मैं बड़ा तुर्रम खाऊं, सब तुझसे तो जानता ही नहीं, इमराल्ड अचीवर हूं। तो एक बार बहुत झटका जो होता है ना, अपलाइन बहुत अजब अजब तरीके का झटका देता है। तो उन्होंने एक दिन एकदम बोलचाल की भाषा में उन्होंने एक दिन कह दिया कि आप अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहे हैं, बहुत होशियार समझ रहे हैं, तो आप लाख रुपए का इनकम लेके दिखाइए, आप हमसे बड़े लेवल पर पहुंच जाइए, तब ना समझे कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अकलमंद है। वो तो है नहीं। तो खामखा हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं, बहुत अकलमंद समझ रहे हैं। तो
भैया मेरे मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो आप मेरी बातें कड़वी आपको लग सकती हैं, लेकिन कुछ चीजों को भावनात्मक तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये बिजनेस भावनाओं से ज्यादा चलता है तर्क के बनिस्पत। भावना प्रधान ये बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो भावना प्रधान है। इमोशंस आपके होने चाहिए। और आईक्यू और ईक्यू के संदर्भ में मैं फिर से उस बात को दोहराऊं कि जिसका ईक्यू ज्यादा बेहतर रहेगा आईक्यू के बनिस्पत, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। और इसीलिए समझिए, मैं बहुत सारी चीजों को रिलेट कर देता हूँ एक दूसरे से, कोई भी फर्जी बात मैं नहीं करता। मैं चीजों को सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर एनालिसिस करके आपके बीच रखता हूँ। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं ना कि साहब वो कम पढ़ा लिखा है, वो सिग्नेचर करना भी नहीं जानता है, अंगूठा छाप है, फिर भी इस बिजनेस में कामयाब है। क्यों कामयाब है? उसका आईक्यू लेवल तो आपसे बहुत कम है। क्यों कामयाब हो गया वो? इसके एनालिसिस में जाइए ना, इसकी गहराई में आप जाइए। जब आप इसकी जांच परख करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि उसका आईक्यू बेशक कम है, लेकिन उसका ईक्यू का जो पैमाना है वो बहुत बेहतर है। भावनात्मक तरीके से वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति है। वो एक टीम वर्क करता है। उसके साथ जो लोग आते हैं वो उसको छोड़ते नहीं। वो जब भी किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है, चाहे मीटिंग में जाने की बात हो, चाहे प्रोडक्ट परचेज करने की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, बेशक उस व्यक्ति को प्लान, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं इस बिजनेस में। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको अभी भी प्लान दिखाना बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन वो स्टार एमराल्ड, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मेरे आस पड़ोस में रहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इस बात से कि अरे यार वो तो मूर्ख है, किस्मत से उसको मिल गया। किस्मत से भाई साहब आरसीएम में कुछ नहीं मिलता। रॉयल्टी तो मिलेगी नहीं। आप टेक्निकल की बात और एमराल्ड की बात तो छोड़ दीजिए, किस्मत फिस्मत अपनी जगह पर है। लेकिन उस व्यक्ति का जो मैंने एनालिसिस किया है, उस व्यक्ति का ईक्यू लेवल बहुत बेहतर है आईक्यू की बनिस्पत। इंटेलिजेंस भले उसके पास ना हो, बुद्धिमता बुद्धिमान भले वो ना हो, लेकिन भावनात्मक तरीके से वो इतने शानदार तरीके से जुड़ा रहता है अपने डाउनलाइन से, अपने लोगों के बीच, अपने लोगों से, अपने अपलाइन से, कि उसका बिजनेस बढ़ता है। उसके बिजनेस के लिए अपलाइन भी ध्यान देता है कि चलो यार ये मूर्ख है, लेकिन इसके लिए हम काम करेंगे, इसको हम समय देंगे, इसके टीम को हम समय देंगे। तो इन सारी चीजों को हमें आप अपने टीम के लोगों को, 10 लोगों को बोलेंगे, 2 लोग आपके साथ, कहता हूं कि अगर खुद आदमी अपनी ही जिम्मेदारी ले ले, लोग क्या क्या सोचते हैं। मैं भी कई बार गलती कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं। 2 बार ये गलती हुई और बहुत फटकार मुझे सुननी पड़ी ऑफलाइन। सर मैं तो कमिटेड हूं, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन सर जाने का फायदा क्या है जब मेरे डाउनलाइन से, जब डाउनलाइन का भी व्यक्ति नहीं जा रहा तो मैं जाके क्या करूंगा? मैं तो सब जान ही रहा हूं। एक बार ये वाकया हुआ, 2 बार हुआ, तीसरे बार जबरदस्त फटकार मिली। कह रहे कोई जाए चाहे नहीं जाए, आपको कामयाब होना है कि डाउनलाइन को कामयाब होना है? नहीं सर मुझे होना है। तो आप चलिए। डाउनलाइन का बहाना क्या बना रहे हैं? डाउनलाइन जाएगा नहीं जाएगा, डाउनलाइन जाएगा तो वो कामयाब होगा, नहीं जाएगा तो वो असफल होगा। उससे आपको क्या लेना देना? आपको असफल होना है तो आप चलिए। एक बात मेरे दिमाग में घुस गई कि भैया कोई जाए ना जाए, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। और उसके बाद से मतलब मैं कभी छोड़ा ही नहीं। और मैं सिर्फ इस बात पर बिलीव करता हूँ, कोई जाए न जाए, मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। और कई बार भीलवाड़ा जाने के क्रम में हो या एकेडमी में हो या बड़ी बड़ी मीटिंगों में हूँ, मैं कहता सबको हूँ, बोलता भी हूँ, परस्यू भी करता हूँ, नहीं चलिए आपको चलना चाहिए, जो भी इनकम आ रही है आपकी किसी तरह से मैनेज कीजिए, चलिए। बहुत सारा ट्रेनों के बारे में जानकारी देता हूँ कि देखिए इस ट्रेन में सीट खाली है, ऐसे चलिएगा, उस रिटर्न करने का ये ट्रेन आपको मिल जाएगा लौटती वक्त। सारा मैं प्लानिंग बताता हूँ उनको, सारा चीज करता हूँ। इसके बावजूद लोग नहीं जाते हैं। लोगों के अपने अपने बहाने हैं, किसी को पैसे का बहाना है, किसी को समय का बहाना है, किसी को कोई और बहाना है, पारिवारिक समस्या है। तो जो भी बहाना है, उनका बहाना हो या सच्चाई हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कोई जाए या ना जाए, मुझे जाना है, मैं अपना रिजर्वेशन कर लेता हूँ। 3 तारीख का डेट फाइनल हो गया बनारस का कि 3 अक्टूबर को सुजीत सर की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली। मैं वहां से आया, जैसे ही डिक्लेयर हुआ मैंने अपना रिजर्वेशन करवा लिया। दुनिया जाए ना जाए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है, सुजीत सर की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बात खत्म।
किंतु परंतु क्या करना है उसमें, तो अपने अपने प्रति तो हम जिम्मेदार हों कि मुझे ये करना है। भाई सीधी सी बात, जाना है नहीं जाना है, एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना सर। कोई भी एक डिसीजन तो आप लेंगे ना, या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप पड़े रहिए। जिस तरह से कोयला उस पूरे तपेज से जब बाहर निकल जाता है तो ठंडा पड़ जाता है, तो पड़े रहिए ठंडे, मत देखिए सपना रॉयल्टी और टेक्निकल का। लेकिन अगर आपको रॉयल्टी टेक्निकल जाना है तो उस गीले कोयले को भी आप अपने आप को समझिए कि मैं गीला हूं भैया, मैं बहुत एकदम से बड़ा सपना नहीं ले रहा हूँ, मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है, मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो आप अपने आप को उस संगत में लेके आइए, उस भट्टी में अपने आप को बिठाइए, टिकाइए, ठहराइए, फिर आपके अंदर भी वो आग आ जाएगी, आप भी और लोगों के साथ जलने लगेंगे, बहुत सारे लोगों के भोजन बनाने का कारण बनेंगे आप। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब आप खुद की जिम्मेदारी लीजिए। हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम डाउनलाइन की जिम्मेदारी को सोचते हैं, अरे डाउनलाइन जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेगा, अरे मत जाए डाउनलाइन यार। कामयाब डाउनलाइन पहले आया था कि हम पहले आए? खुद से सवाल पूछिए ना कि आप आए तब आपके आने के बाद आपकी डाउनलाइन हुई कि डाउनलाइन हो गई तब आप हुए? अगर डाउनलाइन पहले आई होती तो वो आपकी अपलाइन होती, आपकी डाउनलाइन नहीं होती। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा, अपनी ट्यूनिंग को थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, तभी आपकी कीमत बढ़ेगी। और ट्यूनिंग जो है ना सर, ये आप खुद से ठीक नहीं कर सकते, ये कोई ना कोई एक शानदार जो कारीगर होता है, जो उसका एक्सपर्ट होता है, वही ठीक करता है हमारी ट्यूनिंग को। एक इस पर भी मैं छोटी सी कहानी आपको बता दूं, अपनी कीमत को लोग कैसे बढ़ाते हैं या कैसे एक व्यक्ति की कीमत बढ़ सकती है। थोड़ा सा इस कहानी को भी आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत गहरा मैसेज है इसमें भी। एक बार का वाकया है, एक मकान नीलाम हुआ, वो दिवालिया हो गए, इस वजह से कोर्ट ने उनके पूरे मकान को नीलाम करने का फैसला किया। तो सिर्फ मकान ही नहीं, मकान के अंदर के सारी चीजें नीलाम होने वाली थी। तो जब भी कोई नीलामी होती है तो बहुत सारे लोग बोली लगाने पहुंचते हैं। उसमें टीवी भी था, उसमें फ्रिज भी था, उसमें एसी भी था, उसमें कूलर भी था, उसमें पंखे भी थे, उसमें सोफा सेट भी था, उसमें डाइनिंग टेबल भी था, उसमें बेड भी था बहुत शानदार शानदार, उसमें गोदरेज अलमारी भी था, उसमें किचन के बहुत सारे सामान थे। तो बहुत सारी चीजें वहां पर थी। तो जिसको जो चीज था उसकी बोली वहां पर लग रही थी, और बहुत सारे लोग बोली लगाने वाले वहां पर थे। तो बिडिंग जब होता है, जब बोली लगती है, जब नीलामी होती है, तो जो सबसे ज्यादा पैसा देता है उसकी वो चीज हो जाती है। तो एक तरफ से सबकी बोली लगनी शुरू हुई। तो इसी का जैसे मान लीजिए लगा बोली, तो भाई 10,000 से स्टार्ट हुआ, तो 10,000 एक, 10,000 दो, 12,000, फिर 15,000, फिर इस तरीके से 20-25,000 में वो एसी बिक गई। फिर उसी तरीके से फ्रिज का लगा, फिर उसी तरह से टीवी का, हर चीज बिकती चली गई। एक लास्ट में जो बिडर था, जो नीलामी को का आयोजन कर रहा था, जो व्यक्ति उसकी देखरेख कर रहा था, उसके हाथ एक लास्ट में वायलन, वायलन समझते हैं, एक बजाने वाला यंत्र होता है, वायलन बोलते हैं उसको। एक वायलन उस व्यक्ति के हाथ लगा, और वो हवा में लहराते हुए उसने पूछा कि इसकी कीमत आप क्या लगाएंगे? बहुत उसमें धूल वगैरह से वो सना हुआ वायलन था। तो किसी ने उसकी बोली लगाई 1 रुपए, फिर किसी ने थोड़ा सा और कौतूहल के साथ लगाया 2 रुपए, और एक व्यक्ति जो था उसने कहा कि 10 रुपए से ज्यादा तो इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, मैक्सिमम इसकी कीमत 10 रुपए, 10 रुपए मैं दूंगा और वो वायलन मैं लूंगा। बिडर जो था, बिडिंग कर रहा था, जो नीलामी कर रहा था, उसने आवाज लगाई 10 रुपए, 10 रुपए एक। 10 रुपए एक का मतलब 11 रुपए, 12 रुपए, क्योंकि जो 10 दे सकता है वो 12 भी दे सकता है। तो 2-3 बार उसको रिपीट किया जाता है उस नीलामी में। तो 10 रुपए एक, 10 रुपए दो। तो एक भीड़ के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि 2 मिनट के लिए मुझे ये वायलिन मेरे हाथ में दीजिए। उस बिडर ने उस बूढ़े व्यक्ति को वो वायलिन उसके हाथ में पकड़ा दिया, ये लीजिए साहब 2 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अब बोली लग रही है तो मैं देख तो लूं कि भैया वो उस वायलिन जो है वो किस स्थिति में है। उस बूढ़े व्यक्ति ने वायलिन को अपने हाथ में लिया, उसके कुछ तारों को उसने टाइट किया, उसकी कुछ ट्यूनिंग उसने बनाई। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप
किसी सांस्कृतिक समारोह में गए होंगे, तो तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले लोग अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले टुक टुक करके थोड़ा सा कसते हैं उसके तार को, उसके रिंग को, ताकि आवाज उससे मीठी धुन निकल सके, उसकी आवाज स्पष्ट और शानदार निकले। तो उसने वायलिन के ट्यूनिंग को ठीक किया, थोड़ा सा तार वगैरह को टाइट किया, और उसके बाद उसने एक धुन जो बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर धुन, जब वो निकल गया तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उस वायलिन को उस बीडर के हाथ में, उस नीलामीकर्ता के हाथ में उसको सौंप करके धीरे से वो धीरे धीरे कदमों से होता हुआ भीड़ में गुम हो। अब जो लोग बोली लगा रहे थे, जिसने उस वायलिन की कीमत लगाई थी 10 रुपए, अब उसकी कीमत सीधे स्टार्ट हुई 5,000 से। एक व्यक्ति ने कहा 5,000। जब उस वायलिन की धुन उस व्यक्ति ने सुन लिया तो कीमत लगी 5,000। अंत में वो वायलिन जो 10 रुपए जिसकी कीमत लगी थी, बिना ट्यूनिंग के, बिना तार को सही तरीके से सेट किए हुए, उसी वायलिन की कीमत 10,000 पहुंच गई और 10,000 में वो वायलिन बिकी। तात्पर्य कहने का जो मैसेज है कहने का वो ये है कि जब किसी भी वाद्य यंत्र हो या कोई भी चीज हो, जब उसकी ट्यूनिंग हम कर देते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं अगर हमारी कीमत नहीं बढ़ रही है तो किसी न किसी तार में गड़बड़ी है, कोई तार लूज है, कोई पेंच ढीला है, जिसकी वजह से हमारी कीमत जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी। और इस पेंच को या इस नॉब को या इस तार को कसने का काम कोई अनुभवी और जानकार व्यक्ति ही कर सकता है। वो वायलिन खुद ही अपने तार को टाइट नहीं करेगा साहब। हम भी एक वायलिन है। अगर हमारे तार, हमारी ट्यूनिंग, हमारे पेंच अगर सही सलामत नहीं है तो यकीन मानिए हमारी कीमत लोग समाज में बहुत कम लगाएंगे और लगाते भी हैं। इस तार और इस ट्यूनिंग को ठीक करने का काम अपलाइन का होता है। इसलिए मीटिंग सेमिनार में जब जाइएगा तो वो आपके जो भी पेंच ढीला है उसको थोड़ा टाइट करेगा, आपके तार को थोड़ा कसेगा, थोड़ी कभी कड़वी गोली खिलाएगा, कभी डांटेगा, कभी फटकारेगा, कभी पुचकारेगा, कभी आपको सहलाएगा। सारी चीजें की जाती हैं उस मीटिंग सेमिनारों में, तब जाकर के आपकी कीमत बढ़ती है। और जब आपकी कीमत बढ़ जाती है तो फिर समाज में आपका नाम होता है, आपकी इज्जत शोहरत सब बढ़ जाती है, आपकी इनकम, आपका लेवल, वो सारी चीजें तब बढ़ेंगी जब किसी कारीगर के हाथ आप लगेंगे। हो क्या रहा है, कारीगर के हाथ में लगूंगा ही नहीं साहब, मैं तो ठीक हूँ जैसे हूँ भैया, तो जमाना आपको वही कीमत लगाने वाला है, आप समझिए। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के इसके महत्व को समझिए। प्लान की बात हो रही थी, लोग प्लान, प्रियांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही, भाई आप प्लान जब लोग कम दिखाते हैं तभी लोग मीटिंग में कम आते हैं, ये सच्चाई है। प्लान का प्रदर्शन जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप मीटिंग के लिए लोगों को, उसके बड़े विजन को दिखाने के लिए लोगों को आप आमंत्रित नहीं कर सकते। और एक ही व्यक्ति को बार बार आप ले जा रहे हैं, प्रयास ये कीजिए नए नए व्यक्ति को मीटिंगों में लेके आए, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कितना चार्ज हो जाएगा, कौन सा व्यक्ति सुजीत कुमार सिंह और सुरेंद्र वत्स बन जाएगा, ये आप और हम जज नहीं कर सकते। प्री जज नहीं करना है यहाँ पर। जब हम एक व्यक्ति को लेके जाते हैं मीटिंग सेमिनार में, अलग अलग तरह के, देखिए कई बार हमसे एक गलती, एक चूक, मैं कहूंगा एक चूक हो रही है हम सब लोगों से, कि हम कई बार किसी ऐसे व्यक्ति को ही फोकस कर देते हैं ना कि बस इसी से मेरी बेतरनी पार होनी है साहब, यही मेरा एकदम नैया जो है ना वो पार करेगा। तो एक व्यक्ति पर फोकस मत रहिए, क्योंकि ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के कुछ बहुत बड़ा कुछ कर लेने से ही बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारे लोगों पर काम करने की जरूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो एक व्यक्ति को अगर 4 बार 5 बार 6 बार आप ले जा चुके मीटिंग सेमिनार में और देख रहे हैं कि कोई हरकत, कोई बहुत बदलाव उस व्यक्ति के अंदर नहीं आ रहा है, तो खामखा आप अपना समय वहां पर वेस्ट मत कीजिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति पर उतनी एनर्जी लगा करके दूसरे व्यक्ति को ले जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति ना सीख रहा है, ना पेन पेपर पर किसी चीज को नोट कर रहा है, ना उसको सीखने की जिज्ञासा है, सिर्फ आप उसको ढो रहे हैं। तो भैया देखिए, होने की जहां तक बात है ना, मैं आपको एक बहुत ये भी किसी किताब में मैंने पढ़ा था,
पर्वतारोही जो लोग होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट और बड़ी बड़ी ऊंची चोटियों पर चढ़ते हैं, K2 पर या माउंट एवरेस्ट पर, तो जो गाइड होता है ये उनको एक सलाह देता है। बेस कैंप जो होता है, जहां से पहाड़ की शुरुआत होती है, पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत होती है, वहां एक बेस कैंप होता है। और उस बेस कैंप में जो गाइड होता है वो सारे लोगों को एक गाइड करता है, पर्वतारोहियों, माउंटेनियर्स को, कि आपको ऊपर कम से कम सामान लेके जाना है। लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब वो आप इसकी भावना को जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपके समझ में ये बात आएगी। वो बेस कैंप पर ही सब लोगों को हिदायत देता है, आगाह करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ऊपर जाने के क्रम में कम से कम चीजों को लेके चढ़ें। लेकिन लोग जो समतल जमीन पर जिस तरह से लोग चलते हैं, उसी तरीके से, उसी माइंडसेट के साथ वो पर्वत पर भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। और उस क्रम में उनको ये समझ में नहीं आता कि जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको हम कितना फॉलो करें। वो फॉलो उस चीज को नहीं कर पाते, वो ढेर सारी चीज अपनी पीठ पर लादे रहते हैं, खाना भी, ऑक्सीजन भी, लिक्विड भी, मैंने तमाम तरह के उनके आकर्षण की जो भी चीजें होती हैं जिससे उनको बहुत लगाव होता है, उसको अपने पीठ पर लाद करके, आपने देखा होगा माउंटेनियर्स को, पिक्चरों में भी देखा होगा कहीं, वो अपना उसकी चढ़ाई शुरू करते हैं। और जब चढ़ाई शुरू होती है ना, थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो थका थका, क्योंकि एक तो चढ़ने का जो बोझा है, अपने शरीर का जो बोझा है वो तो है ही, साथ में आपने पीठ के पीछे जो इतना सारा सामान लाद रखा है, वो आपको ऊपर चढ़ने से, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ने से आपको वो रोकता है। तो लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ी दूर ऊपर जाकर के, 100 मीटर भी मैं बहुत बोल दिया, 50 मीटर ऊपर जाकर के उसमें से कुछ फालतू चीज को फेंक देते हैं, छोड़ो यार इसको हटाओ, मतलब एक त्याग शुरू हो जाता है। फिर त्यागना शुरू करते हैं, वो अपने मनचाही वस्तुओं को त्यागना शुरू करते हैं। तो बोलते कि चलो कुछ हल्का हुआ, 200-500 ग्राम कम हुआ तो अब थोड़ा और चढ़ेंगे। फिर 50 मीटर जब ऊपर चढ़ते हैं, वो लगता है कि ना ना अब कुछ और इसको खाली करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब वो व्यक्ति पूरी चोटी पर पहुंचता है ना, तो उसके साथ जो बहुत अति आवश्यक जो वस्तु है वही उसके साथ रहता है, और वो होता है ऑक्सीजन और बोतल में पानी। बाकी जो कपड़े हैं, बर्फ वगैरह से बचने के लिए जूते हैं, ये तो वो पहने रहते हैं। इसके अलावा उनके बैग में कुछ नहीं होता है। एक झंडा होता है जिसको वो ऊपर जाके फहराएंगे साहब। ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूरी है, क्योंकि उस लेवल पर जाने के बाद ऑक्सीजन कम हो जाता है तो कहीं मौत ना हो जाए, इस वजह से अपने जीवन रक्षक के तौर पर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। और बोतल में पानी की, कंठ अगर सूखा तो 2 घूंट पानी से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इतने ही सामान को लेकर ऊपर जाते हैं। नीचे से वो चले थे बहुत सारे सामान को लेकर के, ऊपर पहुंचते पहुंचते उनके सामान की संख्या जो है ना वो एकदम नगण्य हो जाती है। तात्पर्य कहने का ये है कि जब आपको ऊंची चोटी पर चढ़ना है, आपको शिखर पर पहुंचना है, आपको बड़े लेवल पर पहुंचना है, तो बहुत सारी चीजों का त्याग भी करना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों को लेकर के आप शिखर पर नहीं पहुंच सकते। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो ये सारा ज्ञान आपको उन किताबों के माध्यम से मिलेगा। तो हमारा कहने का श्रेय ये है कि बिल्कुल आप ले जाइए लोगों को, पूरा भर भर के ले जाइए, लेकिन नए लोग उसमें अगर शामिल होते चले जाएं, हाँ, अगर उसमें पुराने लोग हैं और जो एकदम से सीरियस है, सीरियस का मतलब जो मीटिंग में जाते हैं पेन पेपर के साथ, जो नोट करते हैं कही हुई बातों को, जो स्टोरी नोट करते हैं, जो बातें लीडर के द्वारा बताई जाती हैं उसके 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट नोट करते हैं, सीरियस होकर के मीटिंग को अटेंड करते हैं, वो औंगते नहीं है, झपकी नहीं लेते हैं, बीच बीच में उठ करके वो पानी के बहाने, बाथरूम के बहाने वो बहुत अगर मूवमेंट नहीं करते हैं, मतलब वो सीरियस व्यक्ति है, उसको बिल्कुल आप इस माहौल में ढाले रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को बार बार ले जाने से बचिए। मैं बार बार का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2-4 बार तो भाई आपको जब तक टेस्ट एंड ट्रायल जब तक नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। लेकिन 2-4-5 बार के बाद भी अगर किसी व्यक्ति के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ मजा लेने के लिए आपके साथ है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा छोड़ने की भी जरूरत है। और इसीलिए अपलाइन कई बार ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं, तो लोगों को तकलीफ होने लगती है डाउनलाइन को। सर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं, सर आप पूछते ही नहीं। अरे क्यों पूछेंगे सर, बोझा है आप, आपको कितना सर पूछेंगे। आप बोझ मत बनिए ना, आप चीजों को सीखिए। आप
के अंदर वो प्रोग्रेस दिखे तो सही, अचीवमेंट या कोई लेवल चेंज होता हुआ दिखे तो सही, आपकी एक्टिविटीज अपलाइन को दिखे तो सही। नहीं छोड़ेगा अपलाइन, क्यों छोड़ेगा? लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है। हम किसी मीटिंग में जाते हैं तो बैठ करके चुपचाप यूं सुन रहे हैं बात को। कुछ कुछ तो इतने महान लोग होते हैं, कोई उनकी भाव भंगिमा में बदलाव ही नहीं होता है। आप जोक सुना दीजिए फिर भी वो सीरियस रहे, आप हंसने वाला कोई जोक सुना रहे हैं फिर भी वो सीरियस रहे। क्या देख रहे हैं? मतलब वो शरीर से तो वहां है, मन से कहीं और है। तो शरीर और मन दोनों का साथ होना जरूरी है, तालमेल जरूरी है। तो मीटिंग सेमिनार का बहुत बड़ा महत्व है। मैंने मुझे लगता है कि प्रियांशु जी एकदम फ्रेश मूड में आ गए हैं, 8:22 समय भी हो गया है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना जरूर चाहूंगा, एक कोयले वाली बात याद रखिए कि कोयला अगर आप गीला भी हैं तो संगत में जाइएगा, भट्टी में जाइएगा तो तपिएगा। अलग अगर तप भी रहे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अक्लमंद हैं, आज से बिजनेस में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन माहौल से अगर अलग अपने आप को कर दीजिएगा तो ठंडे पड़ जाएगी। एक ये चीज याद रखिए। दूसरा, वो पुजारी और वो पंडित जी वाली बात याद रखिए कि साइकिल से बाहर से ये परमात्मा भगवान तो हर जगह है, तो भैया हवा भी हर जगह है तो भर ले। बिना यंत्र के वो नहीं हो सकता। बिना हवा भरने वाले यंत्र के आप हवा साइकिल में भी नहीं भर सकते। तो यंत्र जरूरी है, और यंत्र मिलेगा आपको मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद ही। वो माहौल, वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो जो भी संप्रेषण है वो वहीं पर जाके मिलेगा। तीसरी बात जो मैंने आपसे कही, वायलिन वाली बात, अपनी कीमत को हमें बढ़ाना है। इसके लिए जरूरी है एक अच्छे कारीगर की, जो हमारी ट्यूनिंग को, हमारे पेज को सही तरीके से, हमारे तार को सही तरीके से टाइट रखे। और ये टाइट रखने का काम एक होशियार व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए उनके संपर्क में रहने के लिए जरूरी है कि आप मीटिंग सेमिनार पे जाइए। ये सारी बातें थी। और अंत में बस 1 मिनट मैं लूंगा ये कहते हुए कि सितंबर का महीना है, हम सब लोगों के अपने अपने टारगेट्स हैं। बनारस में भी और लखीसराय में भी, दोनों जगह गुड डॉट के ट्रक्स के आने की संभावना है। आज से कल तक में वो आ जाएगा। इसलिए आप अपने नजदीकी पीयूसी में अपने पैसे जमा करके रखें। अगर आप पीयूसी होल्डर हैं तो पैसे का ऑर्डर, मतलब पैसा जमा करके कंफर्म करवा करके ऑर्डर लगा के रखिए, ताकि जैसे ही प्रोडक्ट आए आप उस प्रोडक्ट पर टूट पड़िए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीव करवाइए ये टारगेट। उदयपुर हम सब लोगों को साथ चलना है। वही माहौल वाली बात है, हम गीले हैं लेकिन संगत में जाने के बाद एक तपती हुई भट्टी में, एक तपती हुई आग की तरफ हम लोग सब लोग निकलेंगे। तो ये मेरी छोटी सी बातचीत थी। मीटिंग सेमिनार को नजरअंदाज मत कीजिए। 3 तारीख का मीटिंग जो बनारस में होने वाला है उसको बिल्कुल फोकस कीजिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग है, वो मीटिंग नहीं है, वो सेमिनार नहीं है, वो ट्रेनिंग है। और बिना ट्रेनिंग के एक व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो। हर जगह ट्रेनिंगें होती हैं। प्रियांशु जी को लीजिए, हर बार वो उनका तो सप्ताह में 3-4 दिन ट्रेनिंग ही होता है। बहुत सारी चीजें ट्रेनिंगों में सिखाई जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रियांशु जी के पास जाना चाहूंगा। थैंक यू प्रियांशु जी समय देने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू।